मोहताज नहीं है वो परिचय के लिए, लेकिन क्यों नहीं है वो हम आपको बता देते हैं। इसलिए क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में विरासत को सहेजने वाले कुछ ही विरले नेता होते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं श्री विश्वास सारंग जी। विश्वास भैया युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं ही, अपने अंदाज, व्यवहारिकता और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अपनी मुस्कान से कठिन समस्याओं को आसान कर देते हैं। श्री विश्वास सारंग 2008 से भोपाल के नरेला से मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले और वर्तमान विधायक हैं। आपने 2013 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया और वर्तमान में मोहन सरकार में सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। जोरदार तालियां विश्वास सारंग जी के लिए सबसे पहले। और इन्हीं तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विश्वास सारंग जी को मंच पर कि वे आएं और इस सत्र में हमारे साथ सत्र में शामिल हों। और साथ ही हम आमंत्रित करना चाहेंगे बीएस टीवी के एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी को कि वो भी आएं और इस सत्र का संचालन करें। प्रवीण दुबे जी, एक बार जोरदार तालियां विश्वास भैया के लिए। विश्वास जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने ये जो थीम रखी है, जो कंसेप्ट रखा, वो इसलिए रखा, जैसे कुछ और जो पूर्व के अतिथि थे उनसे हमने ये जिक्र भी किया इस बात का कि आमतौर पर जो ब्रजभूमि के लोग हैं वो बहुत गर्व करते हैं कि कान्हा उनके हैं, कृष्ण उनके हैं, एक तरह का घोषित कॉपीराइट है उनका। जबकि हमारे एमपी में वो पढ़े, यहाँ मतलब उन्हें उनकी अर्धांगिनी यहीं मिली, उनकी पत्नी यहीं मिली, यहीं उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। लेकिन एमपी के लोग उस तरह से उतना गौरव या उतना कॉपीराइट का भाव नहीं रखते थे। तो लगा कि नहीं, कृष्ण पाथे पे काम करना चाहिए। कृष्ण आपको क्या लगता है मौजूदा दौर में कितने प्रासंगिक हैं आपके लिए भी और मौजूदा जो परिदृश्य है उसके लिए भी? नहीं, देखिए, कृष्ण कोई आज के लिए हम उनका जिक्र करें ऐसा नहीं है। कृष्ण तो आदि अनादि काल से प्रासंगिक हैं और रहेंगे। कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इस जहां में आकर एक किस तरह से हमें जीवन जीना है ये तो उन्होंने सिखाया ही। साथ ही यदि समाज में कोई असुर शक्ति है, अन्याय है, तो उसके खिलाफ किस तरह से लड़ना है ये भी सिखाया है। सत्य असत्य के बीच का अंतर भी सिखाया है। पर प्रवीण जी, मुझे लगता है कि ये ब्रज या मध्य प्रदेश और इसके विषय नहीं है, तो सबके हैं कृष्ण। इसलिए ब्रज वालों भी बहुत सौभाग्यशाली है कि ब्रज में है और ब्रज में वो हम तो ये मानते हैं कि अभी भी वास करते हैं कृष्ण। तो ब्रज वाले भी यदि गर्व से कहते हैं तो अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में भी उनका बहुत नाता है। पर ब्रज से तो कृष्ण है ही, इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई इधर उधर की बात है। कृष्ण हमारे हैं और ब्रज भी हमारा है, मध्य प्रदेश भी हमारा है। और कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और उसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करें, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। अच्छा, एक जो मैं जिस प्रासंगिकता की बात कर रहा था, बहुत सारे उनके पहलू हैं अलग अलग तरह के। और मतलब एक तरह से ये है कि जिसके हिस्से जो सिरा पकड़ में आता है कृष्ण का, वो उन्हें वैसे परिभाषित करते हैं। भाई, किसी को लगता है कि हाँ छलिया मोहन है, किसी को लगता है कि हाँ सुदर्शन चक्रधारी हैं। कोई जब याद करता है तो ये याद करता है कि दोस्ती कितनी शिद्दत से निभाते थे, वो सुदामा से दोस्ती के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। विश्वास सारंग जी के लिए कृष्ण क्या है? मेरे लिए तो आराध्य है। और देखिए प्रवीण जी, जैसा मैंने कहा ना कि हम अभी उस स्तर तक ही नहीं पहुंच पाए कि हम कृष्ण को परिभाषित कर पाए। हम तो कृष्ण के सामने नमन कर पाए और ये सामर्थ्य नहीं बल्कि ये आज्ञा हमें कृष्ण दे। मैं तो जैसा मैंने कहा ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रज भूमि में कृष्ण है, इसलिए कृष्ण है। मतलब ब्रज भूमि का जो महत्व है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ब्रज तो ब्रज के लोग यदि ये बात बोलते हैं तो बिल्कुल उनका अधिकार है। ब्रज में कृष्ण है और मैंने जैसा कहा ना कि आज भी है वो ब्रज का पूरा क्षेत्र। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि बांके बिहारी के दर्शन की भी आज्ञा मुझे मिलती है और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा की भी वो आज्ञा देते हैं। तो मैं तो वो फील करता हूं कि ब्रज में कृष्ण है। और जैसा मैंने कहा ना कि कृष्ण को परिभाषित करने की अभी हमारी हैसियत नहीं बनी है। कृष्ण को हम शिरोधार
कर ले या कृष्ण के सामने नमन कर ले, ये सामर्थ्य यदि कृष्ण हमें दे देगा तो इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं मिल सकता। अच्छा, आप सरकार में भी हैं और जिम्मेदार पद पर हैं। सरकार ने तय किया है कि पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी। सरकारें जब इस तरह का कोई प्रयास करती हैं या कोई उपक्रम करती हैं या एक तरह के निर्देश देती हैं, तो विपक्ष को लगता है कि कोई एजेंडा इसके पीछे काम कर रहा है। बहुत सारी उंगलियां आप लोगों के ऊपर इसी बात को लेकर उठ रही हैं। देखिए, ये तो नेहरू जी के समय से चल रहा है कि सनातन का अपमान करना, हिंदू का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं के साथ इस तरह की टिप्पणी करना जिससे कि पूरा सनातन पूरे विश्व के मानचित्र पर विवाद में घिर जाए। वो कांग्रेस पार्टी या वो विपक्ष के लोग जो राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, वो विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के लोग जो राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, वो राहुल गांधी जो चुनाव के समय तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बनने का नाटक करते हैं, पर भरी संसद में हिंदू को हिंसक कहते हैं। उससे आप और अपेक्षा क्या करोगे? क्या वो इसका स्वागत करेंगे? पर ध्यान रखिए, ऐसे विघ्न संतोषियों से हमारी सरकार डरने नहीं वाली। हमारी सरकार तो कृष्ण को भी पाठ्यक्रम में लाएगी। सनातन के वो विचार जो कि समाज के नवनिर्माण में आगे बहुत काम देंगे, उनको हम लाएंगे, दम के साथ लाएंगे। इस तरह के लोग बोलते रहें, पर उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनका जिक्र भी मत करिए। वो विघ्न संतोषी, उनको विघ्न डालने में ही संतोष मिलेगा। दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया था, आपको याद होगा, जब ये सरकार ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा स्वागत है, भगवान राम और कृष्ण पढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन एक छेपक उन्होंने लगाया कि फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब क्यों नहीं, ईसा मसीह क्यों नहीं। जाकिर नायक को संत कहने वाले और शांति का दूत कहने वाले दिग्विजय सिंह जी से और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इस विश्व में आगे बढ़ाने का काम किया तो वो दिग्विजय सिंह जी ने किया। उन्होंने तो हर समय सनातन का अपमान किया है, उन्होंने तो हर समय हिंदुओं का अपमान किया है। उनसे अपेक्षा क्या की जाए? उनके तो हर समय उनके एजेंडे में है ना, उनको तो सुपारी दी गई है। कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह, कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह, कभी पैगंबर साहब की तुलना करने की जहमत उठाने वाले। मैं नहीं मानता, देखिए मैं कोई विवाद को यहां खड़ा नहीं करना चाहता, परंतु ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने हर समय हिंदुओं का अपमान किया है और इसलिए दिग्विजय सिंह जी कोई अच्छी बात करेंगे ये ना मैं अपेक्षा करता हूं, ना मैं आपको सलाह दूंगा आप अपेक्षा करें। नहीं, मैं कतई, मैं तो केवल विश्लेषण के लिए मैं यूज कर लेता हूं, संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर लेता हूं। हम एक बार फिर पुराण और वर्तमान दोनों को एक पिरो के बात करते हैं। आपके पास खेल और युवक कल्याण विभाग है। कृष्ण भी उस वक्त में बहुत युवा और मतलब किशोर अवस्था में बहुत सारी मल्ल विद्या से लेके तमाम जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके पारंगत हो गए थे। तो विश्वास सारंग से क्या हम उम्मीद करें, माने युवा जो हैं वो क्या उम्मीद करें कि उनके लिए क्या क्या नवाचार आप करेंगे? देखिए, खेल इस समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जिससे हम केवल खिलाड़ी का निर्माण नहीं करते बल्कि हम समाज के नागरिक का निर्माण करते हैं। ये एक मैं नई बात कह रहा हूं, क्योंकि खेल का जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो है संयम और अनुशासन, खेल भावना। कोई खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होता है उसको प्रतिद्वंदी उसका दुश्मन दिखता है। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो कोई बॉलर यदि किसी बैट्समैन के सामने बॉल डालता है तो उसको लगता है इसका विकेट भी उड़ जाए और इसका मुंह भी टूट जाए। पर वही बॉलर और बैट्समैन जब खेल के मैदान के बाहर आते हैं तो एक दूसरे के गले में हाथ डालकर दोस्ती निभाते हैं। यह है खेल भावना, यह है संयम, यह है अनुशासन। और ये अनुशासन, ये संयम, ये खेल भावना केवल खेल के मैदान में ही महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी के मैदान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा मानना है कि खेल से हम केवल खिलाड़ी का निर्माण नहीं करते बल्कि समाज के अनुशासित नागरिक का भी निर्माण करते हैं। जो खेल खेलता है वो नशे से दूर रहता है, जो खेल खेलता है वो अनुशासन में रहता है, जो खेल खेलता है वो शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता के लिए काम करता है। और विवेकानंद ने कहा था ना कि इस देश को यदि बड़ा देश बनाना है, जैसा विवेकानंद के पास जब एक झुंड पहुंचा युवाओं का
और उन्होंने उनके चरण स्पर्श करके कहा कि विवेकानंद जी, हम भी भगवा धारण करके संन्यास लेना चाहते हैं, आप हमें दीक्षा दीजिए। तो विवेकानंद ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ और फुटबॉल के मैदान में जाकर खेलो, अपने शरीर को, मन को और मस्तिष्क को मजबूत करो, क्योंकि उसी के बाद तुम इस देश के अच्छे नागरिक बन पाओगे। तो खेल किसी भी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेल का उन्नयन हुआ। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है, हमारी इंडिया क्रिकेट टीम यदि हारती है तो वो सब प्रोटोकॉल तोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार खेल के उन्नयन में लगे हैं। हम, जो मेरा विभाग का नाम है वो है खेल और युवा कल्याण, तो हम बहुत तेजी से खेल के उन्नयन में तो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पर उसके साथ साथ हम युवाओं के कल्याण के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगले 6 महीने में वो जमीन पर उतरेगा। युवा मतलब एक इंडस्ट्री चलाने वाला भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी है, पर एक भिखारी भी एक युवा है, एक किसान भी युवा है, छात्र भी युवा है। तो इनकी आशा आकांक्षा क्या है, ये समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनका उन्नयन कैसे हो, इस विषय में भी हमारा विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि कृष्ण ने तो हर विषय पर हमें ज्ञान दिया है, तो उनका ज्ञान लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि खेल के मामले में भी कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं, संदेश भी दिए हैं, और लीला के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो उसको शिरोधारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दौर था विश्वास जी, जब एक लोग कहते थे, वो लोकोक्ति, मुहावरा, जो भी जिस भी दायरे में हम उसे रखें, वो स्थापित हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। उसके पीछे शायद लॉजिक ये रहा होगा कि रोजगार के अवसर खेलों के जरिए नहीं आते। अभी भी वो स्थिति है या कुछ सुधार है? जी देखिए प्रवीण भाई, ये जो कहावतें थी, ये कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने वाले तत्वों की कहावतें थी। 1835-36 में लॉर्ड मैकॉले को यही तो काम दिया गया था कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति को इस देश में लागू करो जिससे इस देश का युवा, इस देश का छात्र परमानेंट रूप से अंग्रेजों का गुलाम हो जाए, अंग्रेजी का गुलाम हो जाए। अंग्रेजी का मतलब लैंग्वेज नहीं, अंग्रेजी का मतलब मानसिकता। तो 1836 में जो लॉर्ड मैकॉले ने इस देश में, पूरे देश में घूमने के बाद जो टेबल की थी रिपोर्ट, और उसके बाद जो शिक्षा पद्धति लागू हुई थी, वो अभी 2020 में मोदी जी ने बदली ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। तो उस समय यही बात थी, उस समय तो बाबू बनाने की बात थी, उस समय तो केवल और केवल लोगों को संकुचित करके बात करने की बात थी। पर अब आयाम बदले हैं, अब नया देश खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो अब केवल पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर खेल भी जरूरी है, बाकी भी बहुत सारे आयाम है समाज के। यदि हम करियर बनाने की बात करें तो आप देखेंगे आजकल कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें युवा अपने आप को झोंक देता है, और अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस समाज, इस देश के लिए कुछ करता है। तो ये तो पुरानी कहावतें हो गई, वो कहावतें जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज को संकीर्णता की तरफ लाने में काम किया था। अब नया आयाम आया, नया कलेवर आया, नया सूरज आया है, नया आकाश है, सुनहरा आकाश है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये देश में हर सेक्टर में काम हो रहा है। अच्छा, आपकी जो आइडेंटिटी है इस शहर में वो ये है कि भाई अपने इलाके के, मतलब अपनी जो लोग विधानसभा सीट है नरेला, वहां के लोगों के लिए लगे रहते हैं आप पूरे समय। मैं देखता भी हूँ आपके बंगले में बहुत ज्यादा सुबह से भीड़ रहती। किस किस तरह की फरमाइशें लोग लेके आते हैं, कोई मजाक या कुछ इस तरह का जो आपको लगता है या मेंशन करने लायक है? देखिए, मैं रोज, आपने बोला, रोज जन दर्शन करता हूं, और उसमें जितने भी लोग आते हैं, मैं सुबह 9:30 बजे से, और जब तक आखिरी व्यक्ति से ना मिलूं वो उनकी समस्याओं का निदान करता हूं। उसमें केवल मेरी विधानसभा नरेला के लोग ही नहीं आते, पूरे प्रदेश के लोग आते हैं जिनको भी लगता है। मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्या का हल हो सके, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, शिक्षा की बात हो, एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत है या बाकी चीजों में भी दिक्कत है, तो उसके लिए हम काम करने का प्रयास करते हैं। अब कभी कभी बहुत रोचक मुझे एक पता लगा कि किसी ने शायद आपसे शादी करा दो मेरी, ऐसी भी कोई वो मेरे पास 5-7 दिन पहले ही फोन आया था किसी बहन का, किसी महिला का, और उन्होंने मुझे मैंने फोन जैसे ही उठाया, मैं आपको ये इंगित करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी कैलाश सारंग साहब ने मुझे यही बात की शिक्षा दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप
राजनीति में आए हो तो बाय चॉइस आए हो, बाय डिफॉल्ट नहीं आए। तो उनका एक ही मुझे संदेश था कि हर फोन उठाना है, हर व्यक्ति से मिलना है। रात में 4 बजे भी कोई आपको कॉल करे या मिलने आए तो उससे मिलकर उसकी समस्या का हल करने का प्रयास करना है। तो मैं लगभग सब फोन उठाता हूं। एक बहन का फोन आया और उन्होंने पूछा कि आप विश्वास सारंग बोल रहे हैं? मैंने कहा कि आप मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर दीजिए। मैंने कहा बताइए बहन क्या बात है? उन्होंने कहा आप मेरी प्रेम विवाह करवा दीजिए, और मैं जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ वो मेरे ही समाज का है और हमारे परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे। तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उन बहन को बोला कि बहन, ये काम तो केवल और केवल आप दोनों के परिवार और आप दोनों के बीच का है। मुझे लगता है कि आपको परिवार से बात करनी चाहिए, परिवार को कन्विंस करना चाहिए और उसके बाद कुछ आगे करना चाहिए। तो इस तरह की बातें भी आती है, पर इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि समाज में आपके प्रति विश्वास भी है, ये एक अच्छा पहलू है। तो किसी बहन को यदि ये लग रहा है कि मेरी ये समस्या का हल भी यदि विश्वास सारंग करा सकता है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए संतोष की बात है। अच्छा, कई जगह आपको बाहर भी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। अभी थोड़ी सी सियासी संवाद भी कर लेते हैं, क्योंकि भले ही मंच इस बात की अनुमति ना दे रहा हो, लेकिन जब पॉलिटिशियन मंच में हो तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं वो। तो बाकी के राज्यों में बहुत अच्छा उस तरह से परफॉर्म जो है बीजेपी ने नहीं किया। यहां बहुत अच्छा किया, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी किया। अभी जो बाई इलेक्शन हुए, एक सीट हमारे यहां थी, उसमें भी बहुत अच्छा किया। तो ये क्या, किसको क्रेडिट देंगे आप, एमपी की बीजेपी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ मिल रहा है उसमें हमारा नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जादू है, और हमने तो हर समय कहा है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको मध्य प्रदेश में प्रतिपादित किया गया है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास और कल्याण की गाड़ी को बहुत तेज गति से घर घर तक पहुंचा रही है। और उसी का परिणाम है कि कल ही हम अमरवाड़ा का वो सीट हम जीते हैं जो हम सालों से कभी नहीं जीत पाए। हम छिंदवाड़ा जीते जो हम कभी नहीं जीत पाए। हम 29 की 29 लोकसभा जीते। हमने 100% स्ट्राइक रेट रखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। लगातार 4-5 बार से हम सरकार में आ रहे हैं। और केवल यही नहीं, मुझे लगता है आपकी बात से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखूंगा। केवल आंकड़ों की सरकार की सीटों का के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते। प्रवीण जी, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, ये हम जैसे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा सबक देके गया है कि यदि आप बहुत ईमानदारी से काम करो, ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की बात है कि आप ईमानदारी से काम करो, आप जनता के लिए काम करो, आप देश प्रेम के साथ काम करो, तो नरेंद्र मोदी जैसा आपको जनता केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज करने का आदेश नहीं देती, अपने दिलों पर राज करने का आदेश देती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि हमारे भाई लोग नए नए जो आए वो सो नहीं पहुंच पाए और ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने सरकार बना ली। तो ये अधजल गगरी छलकत जाए कहावत है। तो ये कांग्रेस के नेता उसको अलग ढंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर सही मायने में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना एक लोकतंत्र के सकारात्मक पहलू को स्थापित करती है और ये बहुत बड़ी बात है। चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं या देश के सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, जो प्रो कन्वेंसी माहौल है भाजपा के प्रति, ये बहुत बड़ी केस स्टडी बनेगा। आप देखिएगा कि 10 साल तक कोई प्रधानमंत्री काम करता है और एक भी नेगेटिविटी नहीं है, सरकार में तीसरी बार आता है। अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो तो 400 पार की बात थी। अरे भाई, अभी भी हम उतने लेके आए हैं अकेले जितना कांग्रेस 3 चुनावों में नहीं लेके आई। वो कांग्रेस जो दम भरती है कि हमसे पुरानी पार्टी है, वो कहां है? तो इसलिए ये प्रो कन्वेंसी चुनाव, सकारात्मक चुनाव, जनता का किसी नेता के प्रति विश्वास का चुनाव, पार्टी के प्रति विश्वास का चुनाव, किसी गठबंधन के प्रति विश्वास का चुनाव, हमारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने की भावना के साथ ये हमने चुनाव को जीता है। मुझे लगता है बहुत बड़ा देश नहीं दुनिया के लिए संदेश है। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं इस तरह से और अपने नेता का प्रोजेक्शन भी ऐसे कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी है उनकी ग्राह्यता देश भर में बढ़ गई, लोगों को अपील करने लगी उनकी बातें, इस वजह से चेंज जो है वो आया है। मैं तो एक बात ही कहूंगा कि यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ।
यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। केवल गांधी नाम रख देने से काम नहीं चलेगा। राहुल जी को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ये छुटमुट छोटी मोटी जीत को लेकर वो इतने अहंकार में ना डूबे। कभी वो हिंदू को हिंसक कहते हैं, कभी वो अयोध्या के मामले में अपने आप को श्रेय लेने की बात करते हैं, कभी वो भरी संसद में मोदी जी का अपमान करते हैं, कभी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, सनातन को गालियां देते हैं। तो ये मैंने कहा ना, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए, जीत को पचाना आना चाहिए जो मोदी जी को आता है। हमने कभी अहंकार की बात नहीं की। हम तीसरी बार सरकार में हैं, आपको कहीं अहंकार नहीं दिखेगा। कह देने से काम नहीं चलेगा। पर मोदी जी ने, आप देखिए, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने, बल्कि उससे पहले जाइए, मुख्यमंत्री जब से बने, उस आदमी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। जब पूरी दुनिया अपने सर्वोच्च त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाती है, वो एक है कि दीपावली सैनिकों के साथ मनाते हैं। एक उनके दामन पर एक काला दाग नहीं लगा। सुशासन, ईमानदारी, आर्थिक अनुशासन की मिसाल उन्होंने कायम की है। विकास और कल्याण के एजेंडे को स्थापित किया है। हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। तो अब कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मोदी जी और ऑल जो विपक्ष के नेता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, फिर एमपी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। एक दौर में बड़ा अभेद किला छिंदवाड़ा आप लोगों के लिए होता था। मतलब सब जगह आप ठीक ठीक परफॉर्म कर जाओ, वहां हाँप जाते थे आप लोग, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इस विधानसभा चुनाव तक था कि भाई ठीक ठीक 7 सीटें उन्होंने ले ली। अब ये माना जाए कि कमलनाथ के दौर का अंत है छिंदवाड़ा में। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी पर सियासत का कह रहा हूं मैं, सियासत टिप्पणी नहीं करता हूं। पर यह बात सही है कि छिंदवाड़ा की जनता ने यह बात तो मानी है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ छल किया है। मैं व्यक्तिगत किसी पर बात नहीं करना चाहता। पर अब देखिए, अब भाजपा का दौर है और भाजपा के प्रति विश्वास है जनता का, और उस विश्वास पर हम खरे उतरे। मैं व्यक्तिगत तो नहीं बोलूंगा कौन, सब लोग अच्छे से रहे। हम परिवार के संस्कार वाले लोग हैं। हम किसी पर बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। सब अच्छे से रहे। पर राजनीतिक रूप से अब केवल भाजपा है। तो चलिए, मैं और धर्म संकट में नहीं डालता, अब संकेतों में ही बात कर लेता हूं। तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बने हैं और नए नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बने, दोनों युवा हैं, ये उम्मीद कर रही होगी कांग्रेस इस नियुक्ति के बाद कि शायद वो कोई आक्रामकता दिखाएंगे, कोई बदलाव करेंगे एमपी में। उनके आने से क्या बदलेगा कांग्रेस के अंदर आपकी नजर में? देखिए प्रवीण जी, राजनीतिक जो विचारधारा है या राजनीतिक दल है, उसमें 3 एलिमेंट की बहुत जरूरत होती है: नीति, नेता और नियत। कांग्रेस के पास इन तीनों चीजों की कमी है। उनके पास कोई नीति नहीं है। उनकी नियत हम देख रहे हैं, देश तोड़ने, सनातन के खिलाफ। और नेता का तो टोटा है ही, और मिट्टी का माधव लंबा नहीं चलता। ये कह देने से नहीं होगा। वैसे वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता कौन अध्यक्ष है, कौन नेता प्रतिपक्ष है। सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर यह बात सही है कि जब तक आप नीति ठीक नहीं करोगे, अपनी नियत ठीक नहीं करोगे, तब तक आप नेता नहीं बन पाओगे। मिट्टी के माधव बनकर आप कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन आप शुभकामनाएं दे रहे हैं और वो सदन के अंदर भी, सदन के बाहर उनके टारगेट में विश्वास सारंग ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा है। वो बहुत प्रमुखता से नरसिंह घोटाले में आपको इन्वॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो फिर आपका शुभकामनाएं देना बनता है? बिल्कुल मेरा बनता है। यदि मुझे गाली देने से मेरे मित्रों की कुर्सी बची रहे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब देखिए, आपने भी बोला घसीट रहे हैं। आपने शायद उस दिन विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी। 5 घंटे तक कांग्रेस के 17-18 लोग बोले, मुझे गालियां दी, मुझे अपमानित किया, मुझे क्या मालूम किस किस एलिगेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। पर 40 मिनट में मैंने हर एक बात का जवाब दिया, हर एक बात का तथ्यात्मक जवाब दिया, हर एक उनके एलिगेशन का मैं प्रूफ के साथ जवाब दिया। सब चुप हो गए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। देखिए, ये आज का दौर है। ये कहावत अब नहीं सार्थक होगी कि 100 बार झूठ बोलोगे तो सच हो जाएगा। यहां सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। विश्वास सारंग के बारे में
कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं। राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाए। नर्सिंग के मामले में मैंने पूरे सेक्टर को ठीक करने का काम किया। मैंने IT सॉल्यूशंस लगाकर उस पूरे सेक्टर को ठीक कर कर वहां पर पारदर्शिता लाने का काम किया। मेरे समय पर मैंने 480 कॉलेजों को रोका है। मुझे ये बात, इस तरह के इल्जाम राजनीति में लगते रहते हैं। अब बातें कर रहे हैं, पहली बार तो कोई ये नहीं बोल पाया कि मैंने पैसा खाया, कोई नहीं बोल रहा। और फिर बात बोलते हैं कि नर्सिंग घोटाला 300 करोड़ का हो गया। आप पूरे नर्सिंग कॉलेज के टर्नओवर की बात करो तो वो 60 से 70 करोड़ का है, वो घोटाला हो गया 300 करोड़ का। मुझे लगता है कि रात में कोई कागज दे जाए और आप किस स्थिति में हो इसका आकलन किए हुए सुबह आकर विधानसभा में वो कागज दिखा दो, उससे झूठ सच नहीं हो पाएगा। मैंने उस बारे में वाला पूरी तरह बात आ गई, सरकार का पक्ष भी आ गया। उस दिन विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। नर्सिंग के मामले में जो कुछ हुआ है वो हमने ठीक करने का प्रयास किया है। मेरे कार्यकाल में सब कुछ ठीक हुआ है क्योंकि मैं टारगेट पर हूं। तो चलिए करने दीजिए। मेरे वही दो नहीं, प्रदेश के बड़े नेता हैं कांग्रेस को, उनके भी मैं टारगेट पर हूं, तो उनके भी बना रहा हूं। ये तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए अच्छा है, लोग बाग तो जो राजनीति समझते हैं वो ये बोलते हैं कि जिसका ज्यादा विरोध होता है वो नेता ही होता है। तो एक शेर आपने सुना दिया, मैं भी सुना देता हूं कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। तो बात को फिर आगे बढ़ा लेते हैं। वो ये है कि युवाओं के लिए कभी भी पहली प्रायोरिटी या पहली वरीयता ये क्यों नहीं होता कि चलो सियासत में जाएं या चलो राजनीति करेंगे। वो और ना मम्मी पापा अलाउ करते, वो कहते भाई कुछ पढ़ लिख ले, ये बन जा, वो बन जा, डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, इंजीनियर बन जा। राजनीति में जा क्यों नहीं बोलते? आपने एक शेर पढ़ा है तो मैं भी एक शेर पढ़ दूं। बिल्कुल पढ़िए सर, मुशायरा कर देते हैं हम तो आज के लिए। तो क्योंकि ये मुझ पर बहुत एलिगेशन लगाने की बात की और ऐसा लग रहा था, मुझे खुद भी, मैं यूं देख रहा था कि भाई मैं क्या हो गया, मुझ पर इतना प्रेम क्यों है। तो किसी ने कहा है कि घुटने से झुके लोग, टहनी से टिके लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे। आदम गोंडवी का है शायद, अगर हम गलत नहीं। जी हाँ। तो इस तरह की बातें करके कोई झूठ सच नहीं हो पाता। आपने युवाओं की कुछ बात की है। मैंने ये कहा कि युवाओं की वरीयता में राजनीति में जाना क्यों नहीं है, क्या मतलब क्यों अट्रैक्ट नहीं करता ये पेशा, या क्यों उन्हें, पेशा नहीं कहूंगा, चलिए समाज सेवा है आप लोगों के लिए, तो क्यों उन्हें लगता है कि कुछ और करें? प्रवीण जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए यही एक बात दिक्कत आ गई। आजादी के पहले की मैं बात करूं, इस देश में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। बहुत फक्र के साथ उनके साथ नेताजी शब्द जुड़ा था। वो व्यक्ति जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। और आज यदि मेरे को, मैं इस हॉल के बाहर निकलूं और कोई कहे कि नेताजी जा रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा मखौल उड़ाया गया। तो 75-70 साल में इस देश में नेता के जो शब्द है उसका मूल्यन हो गया। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा और इस पर केवल राजनीति में जुड़े हुए लोगों को नहीं, समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, हमें ये जरूर विचार करना पड़ेगा कि बिना लोकतंत्र के, बिना चुनाव के ये देश नहीं चलता। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजनीति से जुड़े हो। इस हॉल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, पर राजनीति की बात आती है तो हम नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं ये खराब, वो खराब, वो खराब। तो भैया वो खराब तो आप आओ ना। आप वास्ता सबका पड़ता है। नहीं, वास्ता भी पड़ता है जब आप नहीं आओगे। चलिए राजनीति में काम करने वाले लोग खराब, पर यदि आप अच्छे हो तो राजनीति में आइए ना। वैक्यूम तो रहेगा नहीं, खाली स्थान तो रहेगा नहीं। इसलिए मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि राजनीति में आइए, ताकत के साथ आइए। दूर से बैठकर राजनीति को गाली नहीं दीजिए। राजनीति को ठीक करना है तो ईमानदारी के साथ आइए, राजनीति में काम करिए। और मैं एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने के प्रतिनिधि होने के नाते ताकत के साथ इस मंच से कहता हूं कि हम लोग जनता की सेवा करते हैं। होंगे कुछ लोग होंगे, पर एक मशीन से आपकी पूरा पार्टी, तालाब गंदा नहीं होता। आपकी पार्टी ऐसे अचानक से उठा के ठीक है पद दे देती है, वो बड़ा मतलब शॉकिंग भी है कि आम कार्यकर्ता है आज और कल चीफ मिनिस्टर है या किसी बड़े पद में। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे अवसर देते नहीं, तो लोगों को लगता है भी धक्के क्यों खाना, फिर जाके वहां लगातार क्यों रहना। नहीं देखिए, फिर वही बात है, यदि आप पद के लिए राजनीति में आ रहे हो तो मत आइए। मुख्य भाई अंतर यही तो हो गया। जब आप ये बोलोगे मुझे ही चुनाव लड़ाओ, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे ही मंत्री बनाओ, तो फिर मत आओ। आप जनता की सेवा करना चाहते हो तो आइए।
आप राजनीति में आके यदि सेवा करना चाहो तो प्रवीण जी इससे बड़ा कोई और मंच नहीं है। जैसा आपने कहा, मैं जनदर्शन में मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि रोज मैं 10, 25, 50 लोगों की मदद करता हूँगा। मेरे पास जो आता है, चाहे इलाज के लिए, आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप किसी को भेजिएगा, चुनौती के साथ कहता हूं, उसका देश में कहीं इलाज होता है, विश्वास सारंग भेजता है और उसका इलाज करवाता है। ये मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को फोन करके उसकी मदद करवा सकता हूं। एडमिशन के मामले में मैं ताकत के साथ बच्चों का एडमिशन कराता हूं, स्कूल में एडमिशन कराता हूं, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, उनकी मेरिट्स के हिसाब से। पर लोग घूमते रहते हैं, लोग बाग परेशान होते हैं, तो वो काम करने के लिए इससे बड़ा मंच क्या होगा? हम ड्राइंग रूम में एसी कमरे में बैठे और भोजन करते हुए, नाश्ता करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता को गाली दे, राजनीति को गाली दे, इससे काम नहीं चलेगा। ये रणछोड़ दास की श्रेणी में आता है। आइए राजनीति में काम करिए, उसकी आप केवल अवगुणों की बात कर रहे हैं, गुणों की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास जी, आपने वक्त निकाला, बहुत अपने धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय से बहुत बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you। धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी। मैं चाहूंगा आप कुछ पल के लिए मंच पर रुकें, और साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे परिवार के मुखिया, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जयदेव शर्मा जी, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो आए और एक स्मृति चिन्ह भेंट करें विश्वास सारंग जी को। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस पूरे सत्र के लिए।